तो अब तक के वीडियो में हमने बात की थी चार्जेस के बारे में। हमने शुरुआत की थी चार्जेस के डिफिनीशन से। उसके बाद हमने देखा था इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या होती है। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हमने देखा कि चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ देखी। देन नेक्स्ट लेक्चर में हमने देखा कि किसी बॉडी पर, किसी न्यूट्रल बॉडी पर चार्ज कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हमने देखे थे। उसके बाद हमने प्री हिस्ट्री देखी थी कूलम्स लॉ की। और आज हम लोग देखते हैं कि कूलम्स ने जो अपना लॉ दिया, दो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स उन्होंने बताया, फोर्स का मैग्नीट्यूड बताया, वो कैसे पहुँचे उस आधार पर, उन्होंने कैसे किया एक्सपेरिमेंट। जैसे मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, उन्होंने टॉर्सन बैलेंस का यूज किया था टू फाइंड दैट फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। तब वो जान पाए थे कि दो चार्जेस के बीच का फोर्स जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है दो चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के। ओके, और यही फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। तो उन्होंने क्या किया था, कैसे किया था एक्सपेरिमेंट, और कैसे पहुंचे थे निष्कर्ष पर, उसको देखते हैं। तो कूलम ने सबसे पहले क्या किया था, उन्होंने एक स्ट्रिंग ली थी। ठीक है, स्ट्रिंग नहीं, फाइबर की एक, आप कह सकते हैं एक फाइबर लिया था उन्होंने, सिल्क का फाइबर, मतलब सिंपल एक धागा लिया था। आप सिंपल थोड़ी, धागा लिया था उन्होंने। ओके, धागा के सहारे उन्होंने एक रॉड लगाई थी, यहाँ पर रॉड, ये इंसुलेटिंग रॉड थी। ओके, और उन्होंने यहाँ पर बॉब लगाए थे दो दोनों एंड पर, और ये कंडक्टिंग थे, मतलब कि जो ऊपर का इसका सरफेस था स्फीयर लिया था उन्होंने, ये कंडक्टिंग स्फीयर्स थे। ओके, कंडक्शन से मतलब ये है कि ऊपर का सतह इसका प्लेट कुछ किया हुआ था, मेटालिक था। ठीक है, और उन्होंने एक ऐसा, ये किसी चीज लटका हुआ होगा, और उन्होंने एक ऐसा अरेंजमेंट बनाया था, यहाँ हर जगह मार्किंग की हुई थी। जैसे कि ये घूमेगा अगर तो कितना डिफ्लेक्शन होगा, उसकी मार्किंग की गई थी, उन्होंने मार्किंग की थी। कैसे घड़ी हमारी होती है, जो वॉल क्लॉक होती है, वॉल क्लॉक पर जैसे जैसे मिनट की सुई घूमती है, बिल्कुल घड़ी की तरह। देखिए जैसे घड़ी होती है, तो ये मिनट की, ये आवर की सुई हुई, और ये मिनट की सुई हुई, ये धीरे मूव करती है दोनों। तो उसी तरह उन्होंने एक ऐसा अरेंजमेंट लगाया था कि जब घूमे तो उनको पता चल जाए कितना उसमें मूव किया। ओके, स्टार्टिंग कैसे की उन्होंने, सबसे पहले उन्होंने एक बॉब लिया जो कि न्यूट्रल था। ओके, और उसके करीब ले गए, तो ऑब्वियस है ये न्यूट्रल बॉडी, ये न्यूट्रल बॉडी, ये भी न्यूट्रल था, कुछ नहीं हुआ। ओके, कुछ हुआ नहीं इसके बीच। फिर उन्होंने क्या किया, इसको सिल्क क्लॉथ से रब किया, सिल्क क्लॉथ से इन्होंने रब किया। और जैसा कि मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, मैंने डिस्कशन किया था कि कूलम ने ये पूरा लॉ, दो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स का फॉर्मूला दे दिया, बिना ये जाने कि उन दो चार्जेस, ये दो चार्ज जो इस पे आएंगे, एक्चुअली इस पे नहीं आएंगे, मैं बताऊंगा किस पे कैसे आते हैं। तो वो दो चार्ज के बीच का, अगर दो चार्ज दिए हैं यहाँ पे Q1 Q2 है, बिना इसका मैग्नीट्यूड जाने उन्होंने इसके बीच का फोर्स बता दिया, उन्होंने बस फॉर्मूला डिराइव कर दिया इसका। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, एक सिल्क क्लॉथ लिया, सिल्क क्लॉथ को इस पर रब किया। ओके, जब उन्होंने रब किया तो ऑब्वियस है कि कुछ इसका इलेक्ट्रॉन्स इसमें गया होगा, इलेक्ट्रॉन्स कुछ इसमें ट्रांसफर हो गया, तो इस पे इसके फलस्वरूप इस पर कुछ चार्ज आ गया। ओके, कुछ चार्ज आ गया, कितना चार्ज आया वी डोंट नो, और कूलम को भी नहीं पता था कितना चार्ज आया। उन्होंने जितना चार्ज आया उसका नाम दे दिया उन्होंने Q। गॉट इट, उन्होंने इसका नाम दे दिया Q। अब इस Q चार्ज वाले स्फीयर को, ये इंसुलेटिंग है कि कोई पकड़ेगा अगर तो ये चार्ज फ्लो नहीं करेगा बाय द बॉडी। ओके, तो इसको अब उन्होंने इससे टच किया, यहाँ लाकर इससे उन्होंने टच किया। ओके, जब उन्होंने टच किया इस पर, तो ऑब्वियस है ये न्यूट्रल बॉडी है, ये टच है, ये कंडक्टिंग स्फीयर है, ये अपना चार्ज इस पर ट्रांसफर करना स्टार्ट करेगा। ओके,
बट एक्चुअली क्या होगा, प्लस चार्ज यहाँ पे है, प्लस चार्ज का मतलब होता है डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसा नहीं होगा कि इसका प्लस चार्ज इसमें जाएगा, फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो जाएगा, Q/2, अगर ये Q था तो ये Q/2 इस पे रह जाएगा, Q/2 इस पे रह जाएगा। बट ऐसा कुछ नहीं होगा कि इस पे का प्लस चार्ज इस पे जाएगा। होगा क्या, इसके इलेक्ट्रॉन्स निकल के इसमें आएंगे, इसकी डिफिशियंसी को कम करेंगे। तो जहाँ Q की डिफिशियंसी थी अब वो Q/2 की रह जाएगी, तो इसमें Q/2 का लॉस होगा इलेक्ट्रॉन्स का, इसको गेन होगा। समझ में आ रही है बात। तो इसमें -Q/2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और इसमें डिफिशियंसी हो जाएगी उतने की, और ये -Q/2 फाइनल बचेगा। आप सिंपली समझ सकते हैं कि जब दो कंडक्टिंग स्फीयर्स एक दूसरे के साथ रखे जाते हैं तो वो अपने चार्ज का आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं, और फाइनल वैल्यू आधी आधी हो जाती है। समझ में आई बात। अगर दो कंडक्टिंग स्फीयर्स है, एक पे चार्ज Q1 था, एक पे चार्ज Q2 था, किस पे ज़्यादा था किस पे कम था वी डोंट नो, दोनों को साथ में रखेंगे तो फाइनल जो वैल्यू मिलेगी दोनों पर वो Q1 + Q2/2 होगी दोनों पर। ओके, तो सेम वे यहाँ पे Q था, इस पे 0 चार्ज था, पहले 0 था, Q तो हो जाएगा यहाँ पे Q + 0/2 Q/2 दोनों पर हो जाएगा। ठीक है, जब इस पे टच किया इसको थोड़ा देर इस पे चार्ज आ गया तो फिर इसको हटा लिया गया, कूलम ने हटा दिया इसको, फिर इसके करीब लाए बट टच नहीं किया उन्होंने। अब क्या होगा, इस पे Q/2 चार्ज है, इस पे Q/2 चार्ज है, इसकी वजह से सेम चार्ज की वजह से रिपल्सन हुआ इन दोनों में। और ये जो ऐसे थी गेंद जो ऐसे लटक रहा था, ऐसे यहाँ फाइबर से लटका हुआ एक रॉड है। ओके, तो सपोज कीजिए कि यहाँ पर ये मैं चार्ज ले आया, एक चार्ज, ये बॉब है एक, यहाँ पर मैं चार्ज लाया, तो क्या होगा, इस पर डिफ्लेक्शन हुआ, बिकॉज ये ऐसे डिफ्लेक्ट करने लगा, दूर जाने लगा। तो कितना डिफ्लेक्शन हुआ, यहाँ पर चारों ओर लगाया हुआ था, मार्किंग की गई थी। तो सपोज कीजिए पहले यहाँ था, जैसे ही मैं इसको यहाँ लाया तो ये ऐसा डिफ्लेक्ट कर गया, तो हमने देखा कितना डिफ्लेक्शन हुआ, पहले ऐसे था अब ये ऐसे हो गया, कितना एंगल का डिफ्लेक्शन हुआ, सब मार्किंग की गई थी, तो उन्हें पता चल गया कितना डिफ्लेक्शन हुआ, उन्होंने नोट कर लिया। ओके, सपोज कीजिए कि 10 यहाँ पर 10 कूलम का चार्ज था, 10 माइक्रोकूलम का, जब यहाँ पर हमने लाया इसको तो 5 माइक्रोकूलम हो गया, और 5 माइक्रोकूलम पे चार्ज इनको डिफ्लेक्शन मिला, सपोज 10 डिग्री का मिला। ओके, उसके बाद उन्होंने क्या किया, इसको मैं 20 डिग्री लेता हूँ आसानी के लिए, ठीक है। चलिए, उसके बाद उन्होंने क्या किया, इस Q/2 वाले को, ठीक है, ये Q/2 इस पर बचा हुआ है, एक और रॉड के पास ले गए वो, ठीक है, एक इंसुलेटिंग रॉड के पास ले गए, इंसुलेटिंग बॉब के पास ले गए, और इसको इन्होंने टच कर दिया। तो पहले इस पर Q/2 था, ओके, अब ये न्यूट्रल था, 0 था, तो क्या होगा, साझा होगा इसमें, मतलब एक्सचेंज होगा, फाइनल क्या होगा, Q/4 हो जाएगा दोनों पे। ओके, और इस पर चार्ज कितना है, Q/2 है। अब इन्होंने क्या किया कि इस Q/4 वाले को उठाकर इसके करीब ले आए उन्होंने, इस पर Q/2 है, इस पर Q/4 है, और उन्होंने देखा कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो इस बार इन्होंने पाया कि इस पर चार्ज Q/2 है, ठीक है, पहले Q कितना लिया था हमने, Q लिया था 10, तो इस पर चार्ज 5 है, इस पर चार्ज 2.5 है, तो नेट यहाँ पे 5 × 5 होगा। ओके, 5 माइक्रोकूलम × 5 माइक्रोकूलम, इस पर 5 था, इस पर 5 था। अब क्या हुआ, एक तो 5 है लेकिन दूसरा 2.5 हो गया, तो उन्होंने देखा जो डिफ्लेक्शन हो रहा है वो आधा हो गया, 10 डिग्री का डिफ्लेक्शन हो रहा है। समझ में आ रही बात। फिर उन्होंने क्या किया, Q/4 वालों को लाया, फिर एक न्यूट्रल बॉडी से टच किया उन्होंने, ठीक है, तो Q/4 क्या हो जाएगा, Q/8 हो जाएगा, आधा आधा बढ़ जाएगा। फिर इसके करीब लाए वो, तो इस बार 5 माइक्रोकूलम, तो ये चार्ज फिक्स था, फिर इस पर कितना आ गया, 1.25 माइक्रोकूलम, तो इस बार उन्होंने देखा 5 डिग्री हो जा रहा है, डिफ्लेक्शन जो रहा है 5 डिग्री हो रहा है, और घट गया, आधा हो गया। और उनको ये नहीं पता था, जैसे मैंने तो एग्जाम्पल लिया 5 का, 2.5 का, वो Q के आधार पर काम कर रहे थे। पहले सबसे पहले क्या था, फिर से मैं बता रहा हूँ, इस पर Q चार्ज आया, इस पर उन्होंने टच किया तो आधा चार्ज चला गया, उस पर Q/2 हो गया। फिर उन्होंने करीब ला के देखा तो कुछ डिफ्लेक्शन हुआ, जिसको उन्होंने नोट किया, 20 डिग्री सपोज डिफ्लेक्शन हुआ। फिर उन्होंने इसका चार्ज इसके साथ बंटवारा किया, इसका जो एक न्यूट्रल बॉडी लाया उसके साथ उन्होंने रखा, तो चार्ज बट गया, Q/4 हो गया। ओके, फिर Q/4 के यहाँ पर ले आए तो डिफ्लेक्शन हुआ और उन्होंने नोट किया। फिर क्या किया, Q/4 वाला को वापस ले आया, एक न्यूट्रल बॉडी के साथ रखा, तो फिर
उनके बीच एक्सचेंज होगा चार्ज का, एक न्यूट्रल बॉडी एक Q/4, जब तक कि दोनों बराबर ना हो जाएंगे तब तक एक्सचेंज होगा। तो Q/8 हुआ, फिर ले आए तो उन्होंने कुछ नोट किया। तो इस तरह ये वो इस कंक्लूजन में पहुंचे कि दो चार्जेज के बीच लगने वाला फोर्स, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि जितना उनके बीच चार्ज होगा उसके प्रोडक्ट के। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इसको फिक्स रखा था Q/2 और ये हर बार चेंज करते गए, आधा करते जा रहे थे वो, आधा आधा। तो उन्होंने देखा कि डिफ्लेक्शन भी आधा होता जा रहा है। तो इस कंक्लूजन में पहुंचे, एज वी इंक्रीज द चार्जेज द फोर्स विल इंक्रीज इन द सेम वे, ओके, एंड एज वी डिक्रीज द चार्ज द फोर्स विल डिक्रीज इन द सेम वे। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, पहले अगर यहाँ पर लिया था, मैं फिर से डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। सो दिस इज द रॉड। पहले अगर वो इस डायरेक्शन इतने डिस्टेंस से काम कर रहे थे, अगर ये ला रहे थे यहाँ पर, ठीक है, ये प्लस था, प्लस प्लस, ये प्लस Q/2 था, प्लस Q/2 था, ओके। तो इसके बीच ये डिफ्लेक्ट किया। अगर इन दोनों के बीच R का डिस्टेंस था, इस बार उन्होंने क्या किया, तो डिस्टेंस बढ़ा दिया, 2R कर दिया। समझ पा रहे हैं बात। पहले सपोज दिस इज द बॉब, पहले वो इस डिस्टेंस से काम कर रहे थे, तो देखा उन्होंने कितना मूवमेंट हो रहा है। अब वो थोड़ा डिस्टेंस उन्होंने डबल कर दिया, और जैसे ही उन्होंने डबल किया डिस्टेंस, वो क्या पाते हैं कि जो डिफ्लेक्शन है 1/4 हो गया। यानी कि जब पहले डिफ्लेक्शन 5 माइक्रोकूलम पे मैंने एग्जाम्पल लिया था, ये अगर डिफ्लेक्शन जो है Q/2 पर अगर डिफ्लेक्शन हुआ था 20 डिग्री का, तो इस बार उन्होंने पाया कि जैसे ही उन्होंने डिस्टेंस डबल किया, चार्जेज वही रहे, जो डिफ्लेक्शन था वो 1/4 हो गया, यानी 5 डिग्री हो गया। ठीक है, फिर उन्होंने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया कि Q/4 वाला जो था, जैसे मैंने बताया Q/4 किया, उन्होंने Q/2 पहले लिया था, फिर Q/4 लेके आया डिस्टेंस डबल करते हुए। ठीक है, पहले उन्होंने Q/2 यहाँ पर रख के देखा था, फिर Q/4 रख के यहाँ पर, सॉरी Q/2 इतने दूरी पे देखा था, फिर Q/2 इतने दूरी पे देखा, फिर Q/4 उन्होंने इतने दूरी पे देखा था, तो उन्हें क्या मिला था, ये डिफ्लेक्शन मिला था 10 डिग्री का। जैसे ही उन्होंने ये डबल डिस्टेंस किया Q/4, ये दिस इज Q/4, दिस इज Q/2, तो इस बार डिफ्लेक्शन 2.5 हो गया, फिर 1/4 हो गया। तो उन्होंने पाया कि जो डिफ्लेक्शन है, जैसे जैसे वो डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, उसके स्क्वायर में चेंज हो रहा है, कम हो रहा है स्क्वायर की। समझ में आ रहा है बात। जैसे डिस्टेंस डबल कर रहे हैं, उसकी जो वैल्यू है, जो डिफ्लेक्शन है, वो 1/4 हो जा रही है, और ये डिफ्लेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था फोर्स के। ठीक है, ये एंगुलर मोमेंटम कॉन्सेप्ट कर सकते हैं आप। रोटेशन हो रहा है, तो जितना ज़्यादा टॉर्क लगेगा उतना ज़्यादा रोटेशन होगा, और टॉर्क डिपेंड करता है, टॉर्क इज R×F, फोर्स पर डिपेंड करता है। अगर R फिक्स है तो फोर्स पर डिपेंड करेगा। यानी कि इन दो के बीच फोर्स वेरी कर रहा है, घट रहा है, अगर उसके बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है, और कुछ इस तरह घट रहा है कि अगर डिस्टेंस आप आधा करते हैं, तो फोर्स 4 गुना हो जाएगा, और डिस्टेंस अगर डबल करते हैं तो फोर्स 1/4 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। तो इस तरह कूलम फाइनल कंक्लूजन में पहुंचे कि दो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स उन चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है, और यही फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। गॉट इट। तो ये था कूलम्स का एक्सपेरिमेंट। और लास्ट लेक्चर में जैसे हमने बात की थी कि ये कूलम ने जो ये कंक्लूजन निकाला था कि इनवर्स स्क्वायर लॉ वाला, वो पहले भी साइंटिस्ट कर चुके थे। ठीक है, जैसे हेनरी कैवेंडिश ने पहले बोल दिया था, उन्होंने, रॉबिन्सन ने पहले बोल दिया था इसके बारे में, उन्होंने लगभग गेस कर लिया था। रॉबिन्सन ने बोला था -2.06, इन्होंने -2 निकाला। हेनरी कैवेंडिश ने भी इनवर्स स्क्वायर लॉ पे जोड़ किया था, बट उन्होंने कुछ पब्लिश नहीं किया था। तो हम कह सकते हैं कूलम ने बहुत हद तक उन्हीं के एक्सपेरिमेंट्स को रीवेरीफाई किया और अपने शब्दों में फाइनल उन्होंने पब्लिश कर दिया। एक काम कूलम ने जो किया, जो बाकी किसी ने किया नहीं था, कूलम ने एग्जैक्ट वैल्यू निकाली। पहले के साइंटिस्ट ने जो भी थे, जिनके बारे में हमने बात की थी, जैसे वोल्टा ने किया था, बर्नौली ने किया था एक्सपेरिमेंट्स, रॉबिन्सन ने किया, हेनरी कैवेंडिश ने किया। ठीक है, इन सभी ने, जोसेफ प्रिस्टली ने भी किया था, इन सभी ने केवल बताया था कि ये किस तरह बढ़ेगा घटेगा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताया था इन्होंने। बिल्कुल न्यूटन फर्स्ट लॉ की तरह कि अगर फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन होगा, बट कितना एक्सेलरेशन होगा
या कितने एक्सेलरेशन में कितना फोर्स है, ये नहीं न्यूटन फर्स्ट लॉ से नहीं पता चलता, वो न्यूटन सेकंड लॉ से पता चलता है। बिल्कुल उसी तरह कूलम ने वो फोर्स एग्जैक्टली बताया कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, जैसे हमें यहाँ मालूम चल रहा है कि अगर हम चार्ज आधा करेंगे तो फोर्स आधा हो जाएगा, बट दो चार्ज के बीच फोर्स लगेगा कितना? 100 था कि 50 हो जाएगा, कि 200 था कि 100 हो जाएगा, वो कि 500 था कि 250 हो जाएगा, कितना से कितना आधा होगा पता है, बट वो फोर्स था कितना, ये बताते हैं कूलम। और ये है कूलम्स लॉ की खूबसूरती। ठीक है, तो कूलम्स लॉ को फाइनल इक्वेशन को मैं लिख देता हूँ एक बार, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि कूलम्स ने कैसे पहुँचे थे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कूलम्स का स्केलर फॉर्म और वेक्टर फॉर्म, कूलम्स लॉ का कैसे इस लॉ को स्केलर फॉर्म और वेक्टर फॉर्म में हम प्रेजेंट करते हैं। तो कूलम्स लॉ क्या है, फाइनल कंक्लूजन क्या है कूलम का, कि दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स Q1 Q2 के प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के, और फाइनली इसको आप लिख सकते हैं KE Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ओके, ये है कूलम्स लॉ। KE की वैल्यू उन्होंने बताई 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये हुई KE की वैल्यू। KE को उन्होंने 1/4πε0 भी बोला। मैं बताऊंगा आगे आपको कि 4π का मतलब क्या है, ε0 का मतलब क्या है। ε0 का मतलब होता है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, मतलब ये फोर्स अगर वैक्यूम में है, दो चार्जेस वैक्यूम में है, उनके बीच वैक्यूम है अगर, तो ये फोर्स 9 × 10⁹ टाइम्स चार्जेस को मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए डिस्टेंस के स्क्वायर से, तो फाइनल आपको वैल्यू मिल जाती है। बट यही फोर्स अगर पानी में होता या फिर किसी और मीडियम में होता, ग्लास में होता, तो ये फोर्स थोड़ा चेंज हो जाता है। ओके, ये फोर्स थोड़ा चेंज हो जाता है, ये KE की वैल्यू चेंज हो जाती है। जो 9 × 10⁹ है वो वैल्यू घट जाती है थोड़ी। KE को हम बोलते हैं 1/4πε0, और ये ε0 की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12 SI यूनिट, और ये ε0 होता है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। यही है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ओके, KE परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम नहीं है, KE की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। ये जो है ε0 है, वो है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। गॉट इट। और ये ε0 की वैल्यू चेंज हो जाती है जैसे आप मीडियम चेंज करते हैं। समझ में आ रही है बात? ε0 की वैल्यू चेंज हो जाती है जैसे आप वो चेंज करते हैं। तो दूसरे मीडियम के लिए फॉर्मूला हो जाएगा F = 1/4πε into Q1 Q2 by R square, where epsilon is the permittivity of the medium। और ये मीडियम, ये एप्सिलॉन की वैल्यू ε0 होती है कब, जब वैक्यूम हो या एयर हो, और इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है कब, जब कंडक्टिंग मटेरियल हो। ये वैल्यू इनफाइनाइट हो जाता है जब कंडक्टिंग मटेरियल हो, और ये फोर्स 0 हो जाएगा देन। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में और बात करेंगे जैसे जैसे क्वेश्चंस में बढ़ेंगे। हम क्वेश्चंस में मिलेगा अलग अलग मीडियम में कूलम्स लॉ का यूज करके दो चार्जेस के बीच फोर्स निकालने को, तब हम इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे आगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। होप कि आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कूलम्स लॉ इन स्केलर एंड वेक्टर फॉर्म। ठीक है, देन थैंक यू, टेक केयर। आप इसको नोट कर लें।